हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में शामिल है सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम क्रमवार प्रश्न कहते हैं या क्रम से जमा प्रश्न कह सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में खाली स्थान, वेंट्रल भाग में खाली स्थान, पार्श्व भाग में खाली स्थान और नीचे से गुंबदाकार खाली स्थान द्वारा बनता है। उपरोक्त पैराग्राफ को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है उसको क्रम से पूरा करना है। तो आइए सही विकल्प चुनते हैं। फर्स्ट में होगा वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में क्या होगा, तो ये हो जाएगा वर्टिब्रा कॉलम। अधर भाग में क्या होगा, स्टर्नम। और पार्श्व भाग में होगा रिब। और नीचे से गुंबदाकार द्वारा बनता है, क्या बनता है, डायफ्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न दूसरा, दी गई सूची 1 से 6 श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। निम्न में से वह विकल्प चुने जो क्रिया विधि के सही क्रम को दर्शाता है। पहला है अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग। ये पहला होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो नहीं आएगा। रक्त द्वारा गैसों का परिवहन। तीसरा है फुफ्फुसी वेंटिलेशन, जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु अंदर ली जाती है और CO2 बाहर छोड़ी जाती है। उसके बाद चौथा दिया है उत्पादित CO2 की मुक्ति। ये तो लास्ट में होगा CO2 की मुक्ति। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तीसरा फुफ्फुसी वेंटिलेशन, जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु अंदर ली जाती है और CO2 बाहर छोड़ी जाती है। उसके बाद हो जाएगा छठवा कुपिका झिल्ली के आर पार O2 तथा CO2 गैसों का विसरण। उसके बाद दूसरा हो जाएगा रक्त द्वारा गैसों का परिवहन। फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा रक्त व ऊतकों के बीच O2 व CO2 का विसरण। उसके बाद होगा फर्स्ट अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग। और लास्ट में क्या होगा, उत्पादित CO2 की मुक्ति। इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। तीसरा प्रश्न है, अंतः श्वसन को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पहला है अंतः इंटरकॉस्टल मसल्स का संकुचन। दूसरा है वक्ष का आयतन पृष्ठ अधरीय अक्ष में बढ़ता है। तीसरा है अंतः फुफ्फुसी दाब घटता है। चौथा है डायफ्राम संकुचन। पांचवा है वायु फेफड़ों में जाती है। छठवा वक्ष का आयतन अग्र पश्च अक्ष में बढ़ता है। इसमें से सही सीक्वेंस पहचानना है कौन सा होगा। तो इसका सही सीक्वेंस होगा, सबसे पहला होगा इंटरकॉस्टल मसल्स का संकुचन। उसके बाद होगा वक्ष का आयतन पृष्ठ अधरीय अक्ष में बढ़ता है। तीसरा होगा डायफ्राम संकुचन। और चौथा होगा वक्ष का आयतन अग्र पश्च अक्ष में बढ़ता है। फिर होगा पांचवा क्रम अंतः फुफ्फुसी दाब घटता है। उसके बाद होगा लास्ट में छठवा वायु फेफड़ों में जाती है। तो इस तरह से सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चौथा प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो रिक्त स्थान 1, 2, 3 को सही ढंग से भरता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्रम से, उसमें से पहचान कर पूरा करना है सीक्वेंस से। फर्स्ट है अंतः श्वसन क्षमता IC बराबर TV प्लस IRV, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा ब्लैंक TV प्लस IRV प्लस ERV, ये क्या हो जाएगा, VC। तीसरा है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता अर्थात फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ERV प्लस RV। करेक्ट ऑप्शन होगा C, TV, VC, RV। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिनमें से प्रत्येक में 1 या 2 रिक्त स्थान हैं। पहला कथन है, खाली स्थान और खाली स्थान अपूर्ण उपास्थि वलयों द्वारा समर्थित है। दूसरा है, घोंघा खाली स्थान से तथा कीट खाली स्थान से शोषण करते हैं। तीसरा है, अधिकतम प्रयास के साथ अंतःश्वासित और निःश्वासित वायु की मात्रा को फेफड़ों की खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन होगा बी, श्वास नली श्वसनी जैव क्षमता। छठा प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरें। मनुष्य में ऊतकों की आवश्यकता के अनुसार श्वसन लय को बनाए रखने व उसमें परिवर्तन लाने की पूर्ण क्षमता होती है। यह तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक अति विशिष्ट केंद्र होता है जिसे खाली स्थान कहते हैं, जो प्राथमिक रूप से इसके नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा केंद्र मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में होता है जिसे खाली स्थान कहते हैं। यह श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत करता है। इस केंद्र के तंत्रीय संकेत खाली स्थान की दर को कम करते हैं और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित करते हैं। खाली स्थान लय केंद्र के साथ स्थित होता है, जो CO2 व हाइड्रोजन आयन के लिए अति संवेदनशील होता है। इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी।
नीचे दिए गए कथनों में से प्रत्येक में 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उपरोक्त 1 से 6 तक रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द प्रदान करता है, इसको क्रम से बताना है। तो सबसे पहला वाक्य है, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वास कर सकता है खाली स्थान कहलाती है और वह औसतन खाली स्थान मिलीलीटर होता है। तो दूसरा है, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है खाली स्थान कहलाता है और सामान्य वयस्क में यह लगभग खाली स्थान होता है। तीसरा है, सामान्य श्वसन के दौरान एक वयस्क नर मनुष्य द्वारा प्रत्येक सांस में यह लगभग खाली स्थान मिलीलीटर वायु अंतः श्वासित या निःश्वासित की जाती है, इसे खाली स्थान आयतन कहते हैं। और इस तरह से हम इसका करेक्ट ऑप्शन चुनते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जिसमें तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, अवशिष्ट आयतन। तो वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाता है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, अवशिष्ट आयतन। और इसका और सामान्य वयस्क में कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है। उसके बाद पांचवा है, सामान्य श्वसन के दौरान एक वयस्क नर मनुष्य द्वारा प्रत्येक सांस में यह लगभग 500 ml होता है। वायु अंतः श्वासित या निःश्वासित की जाती है, जिसे ज्वारी आयतन कहते हैं। दिए गए वाक्य को सही विकल्प द्वारा पूर्ण करें। महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से संबंधित ग्राही खाली स्थान और खाली स्थान में सांद्रता परिवर्तन को पहचान सकते हैं और उपचारात्मक कार्यवाही हेतु खाली स्थान को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। तो 3 यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, क्रम से उसको कंप्लीट करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से संबंधित ग्राही CO2 और हाइड्रोजन आयन सांद्रता में परिवर्तन को पहचानते हैं और उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत देते हैं। ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए सांद्रता प्रवणता खाली स्थान से खाली स्थान तक होती है। ये रहे ऑप्शन, कुपिका और रक्त, दूसरा उत्तक और रक्त, तीसरा रक्त और कुपिका, चौथा ए और बी दोनों। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। 10वां और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन से परिवर्तन डायफ्राम और इंटरकॉस्टल पेशियों में वायु के निःश्वसन के दौरान होते हैं। पहला ऑप्शन है, इंटरकॉस्टल पेशियां शिथिल और डायफ्राम संकुचित होता है। दूसरा ऑप्शन है, बाह्य इंटरकॉस्टल मसल्स संकुचित और डायफ्राम शिथिल होता है। तीसरा ऑप्शन है, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम शिथिल होते हैं। चौथा ऑप्शन है, बाह्य इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम संकुचित होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है सी। ये रहा आज का वीडियो। आप सभी को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए।